शुरुआत कर रहे हैं आज की एक बड़ी खबर के साथ। जब चुनाव आते हैं आपने देखा होगा नेताओं को गालियां देना शुरू हो जाती है, और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई नेता टारगेट पर रहा है तो वो है खुद प्रधानमंत्री मोदी। मोदी और हिंदू को गाली से क्या नेता चुनाव जीत सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाने पर थे केजरीवाल के एक नेता के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच तक कहा केजरीवाल के नेता ने। अब वही नेता हिंदुओं का अपमान कर रहा है, हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को गाली देने से, हिंदू धर्म को गाली देने से कोई चुनाव जीत नहीं सकता। ये रिपोर्ट देखिए। ये सारे एक ही काम में जुट गए हैं, मोदी को गाली दो, गाली दो, गाली दो। सीना तान करके आपको एक एक मौके पर चुनौती देता आया हूं और आपको पराजित करके आया हूं। इतिहास गवाह है, मोदी और हिंदुओं को गाली देने वाले देश में कभी चुनाव नहीं जीते। केजरीवाल के नेता ने पहले मोदी को गाली दी, पीएम मोदी को अपशब्द कहे। ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है, ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है। मारी तमारी माता बहनों ने पर रिक्वेस्ट करवी જોઈએ। फिर इसी नेता ने हिंदुओं और हिंदू धर्म का अपमान किया। दीकरीओ कथाओं के मंदिरों में तमारू कई बनो। लेकिन मोदी हमेशा कहते रहे हैं, मोदी को जितना गाली दोगे वो उतने ताकतवर और मजबूत होंगे। कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा। ये इनका प्रेम करने का तरीका है। भाइयों बहनों, इनकी ख्वाहिश तो, इनकी सोच तो है मोदी की बोटी बोटी करने की भी रही है। मोदी पर जितनी गालियां देनी है देते रहो। अगर 10 मिनट मुझे गाली देते हो दे दो, लेकिन 5 मिनट तो अपने काम का हिसाब दे दो भाई। इतना तो कर दो। मैं आपको हिसाब देने के लिए तैयार हूं, हम कैसे काम कर रहे हैं भाई। ये सारे एक ही काम में जुट गए हैं, मोदी को गाली दो, गाली दो, गाली दो। ऐसा कोई दिन नहीं है जब मोदी के लिए उनके मुंह से गाली नहीं निकलती है। आजादी के इतने साल जिन्होंने राज किया, उस पार्टी के जिम्मेवार लोग मोदी के साथ भिड़ने के बजाय मोदी पर हमला बनने के उनके सारे शस्त्र नाकाम हो गए, तो अब मोदी की मां को गाली दे रहे हैं, मोदी की मां को बदनाम कर रहे हैं, जिस मां को राजनीति का र मालूम नहीं है। तो प्रधानमंत्री पर ये सब हमले किए गए और प्रधानमंत्री ने हमेशा इन गालियों को गहना बनाया है। देखिए जरा गुजरात चुनाव से पहले फिर किस तरह के हमले हो रहे हैं। केजरीवाल के नेता हैं ये, जिन्हें आप देख रहे हैं, ये जो नगीना हैं, ये क्या कह रहे हैं? मोदी पर विवादित बयान दिया इन्होंने, हिंदू धर्म का भी अपमान किया इन्होंने, प्रधानमंत्री के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया, वो आपने सुना। अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल पीएम के लिए इसके अलावा और किया। और गुजरात के ये आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, गोपाल इटालिया नाम इनका।
महिलाओं से मंदिर ना जाने की अपील कर रहे हैं। क्यों? देखिए जरा, कह रहे हैं कथाओं और मंदिर में कुछ मिलने वाला नहीं है, मंदिरों को शोषण का घर बताया है। सोचिए जरा, हिंदू धर्म का अपमान करके क्या वोट मिलेगा? यह पहला नगीना नहीं, एक और नगीना। इस्तीफा ले लिया गया। राजेंद्र पाल ने भी हिंदू धर्म का ऐसे ही अपमान किया था, देवी देवताओं को ना मानने की शपथ दिलाई थी और 5 अक्टूबर को बौद्ध सम्मेलन में ये शामिल हुए। तब तक तो इनको डिफेंड करने वाले नेता भी थे, इनका बचाव कर रहे थे, लेकिन लगा कि गुजरात में शिकस्त मिलेगी करारी, हिंदुओं और हिंदू धर्म का अपमान किया तो इनका इस्तीफा ले लिया गया। 10,000 हिंदुओं का धर्म बदलवाने का दावा किया इन्होंने, रामकृष्ण की पूजा ना करने की शपथ दिलाई थी और केजरीवाल सरकार में मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम। दबाव के बाद इनका पत्ता काट दिया गया। आइए अब आपको सुनवाता हूं केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के गुजरात के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोपाल इटालिया, जो पहले मोदी पर अपशब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं और अब हिंदुओं और हिंदू धर्म पर सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। सुनिए जरा। इस्तेमाल हो रहा है। आप नीच किस्म के आदमी, मुख्य बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ कि क्या भूतकाल में कभी भी किसी भी बड़ा प्रधान ने ऐसा नौटंकी किया है वोट देने जाने के लिए। ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को आ रहा हूँ। और समझ लीजिएगा मैं कैसे इस पूरे भारत देश आ रहा हूँ। तो ये नीच किस्म का आदमी हमें ये संदेश दे रहा है कि मैं पूरे देश आ रहा हूँ। મારી તમારી માતા બહેનોને પણ રિક્વેસ્ટ કરવી જોઈએ કે હે મારી માવડીઓ, હે મારી બહેનો, હે મારી દીકરીઓ, કથાઓમાં કે મંદિરોમાં તમારું કંઈ વળવાનું છે નહીં, એ શોષણના ઘર છે। જો તમારે તમારો અધિકાર જોતો હોય, આ દેશ ઉપર તમારે શાસન કરવું હોય, સમાન દરજ્જો જોતો હોય, તો કથાઓમાં જે નાચવાના બદલે મારી બહેનો, મારી માવડીઓ આ વાંચો। सोचिए, मोदी को गाली देने से और हिंदू धर्म को कोसने से क्या एक भी वोट मिलेगा? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे जवाब दिया है। प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर थे और उन्होंने चुन चुन कर इशारों में पलटवार किया है। देखिए क्या कह रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी कह रहे हैं इशारों में आम आदमी पार्टी पर प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा है। क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा गुजरात में अर्बन नक्सली आ रहे हैं। पीएम ने किसे अर्बन नक्सली कहा? शहरी नक्सली। नए रूप में घुसने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने अपना चोला बदल लिया है। कौन है ये लोग? ये युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। पीएम कह रहे हैं ये नक्सलवादी विकास विरोधी हैं, युवा इनको सफल नहीं होने देंगे। पीएम ने कहा कांग्रेस पर भी मोदी जमकर बरसे। मौत का सौदागर बयान का जिक्र किया जो कभी सोनिया गांधी ने कहा था। मोदी ने कहा मुझे क्या क्या नहीं कहा गया और हर चुनाव में अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया मेरे खिलाफ। गुजरात ने इन लोगों को नकार दिया हर बार। कांग्रेस ने इस बार नई चाल चली है। मोदी ने कहा वो नई चाल क्या है? मुझे गाली देने का ठेका दूसरों को दे दिया है। गाली देने का ठेका आउटसोर्स कर दिया है इस बार। उस चाल को समझने की जरूरत है। और इस बार कांग्रेस सभा नहीं कर रही है। पीएम कह रहे हैं मोदी पर हमला भी नहीं कर रही है और इस चाल से सतर्क रहना जरूरी है। इसके पीछे क्या वजह है, आइए अब आपको सुनवाता हूं। सुनिए जरा गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे प्रहार किया इशारों में विरोधियों पर। અને આ અર્બન નક્સલ હવે નવા રંગરૂપ સાથે પ્રવેશવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે। એમણે વાઘા બદલ્યા છે અને ઉત્સાહી ઉમંગવાળા ભોળાભાળા જવાનિયાઓને ભરમાડી રહ્યા છે કે ગુજરાતમાં નક્સલવાદ એ રસ્તેથી ઘૂસી ના શક્યો। ભાઈઓ, ઉપરથી ઉડીને અર્બન નક્સલો પગપેસારો કરવા માંડ્યા છે। ગુજરાતની યુવા પેઢીને મારે તબાહ નથી થવા દેવાની। આપણે પણ આપણા સંતાનોને સચેત કરીએ। મારા માટે એવા અપશબ્દો વપરાય મોતના સોદાગરથી માંડીને કશું બાકી ના રાખ્યું હોય અને ગુજરાત દાંત ભીડીને કચકચાવીને જવાબ આપે તોય સુધરતા નહોતા। तो सवाल है कि क्या मोदी को गाली देने से वोट मिलेगा? हिंदुओं को कोसने से वोट मिलेगा? कैसे बीजेपी अब सवाल पूछ रही है, देखिए जरा। मनोज तिवारी ने पूछा है
इतना हिंदू विरोध क्यों है आम आदमी पार्टी? हिंदू धर्म के खिलाफ क्यों जहर उगल रहे हैं? ये आपका साथी अरविंद केजरीवाल जी मनोज तिवारी सवाल पूछ रहे हैं। संजय सिंह ने जवाब दिया, गुजरात में हार के डर से इतने परेशान हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया का पुराना वीडियो जारी कर रहे हैं, तब वो आम आदमी पार्टी में नहीं थे। कपिल मिश्रा ने कहा, भगवान राम और कृष्ण को गाली देने वाले राजेंद्र पाल गौतम को अभी भी आम आदमी पार्टी से निकाला नहीं गया है। यह स्पष्ट है कि केजरीवाल की सहमति से ही भगवान राम और कृष्ण को गाली दिलवाई गई। सियासत अब चुनाव से पहले गर्म हो गई है। बेशक गुजरात में चुनाव है, लेकिन दिल्ली तक इसकी गर्माहट महसूस की जा रही। सुनिए जरा। जिसको उन्होंने गुजरात का अध्यक्ष बनाया, उसकी भाषा सुन लीजिए। वो ऐसा लगता है कि गालीबाज कोई कंपटीशन था, उसको जीत करके आया हुआ है। आप गालीबाज लोगों को ऐसे पदों पे रखोगे तो अरविंद केजरीवाल जी, आपको याद रखना चाहिए, फिर लोग भी आपको गाली देंगे। राजेंद्र पाल से लेकर गोपाल इटालिया तक जो ऐसे नेता है जो हिंदुओं को गाली देते हैं, अपमानित करते हैं, इस प्रकार से बातें रखते हैं, उनको पार्टी से निकालने का काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हिंदुओं का करो अपमान ये बन गई है आम आदमी पार्टी की पहचान, क्योंकि चलानी है उन्हें वोट बैंक की दुकान। ये जो आम पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं, ये रंगे हुए गीदड़ हैं और धीरे धीरे इनका रंग उतरता जा रहा है, इनकी असलियत सामने आती जा रही है। अरविंद केजरीवाल जब गुजरात आए तो उन्होंने गुजरातियों को कंस की औलाद कहने का दुस्साहस किया। अब उनके नेता कह रहे हैं कि जो गुजरात के या हिंदुओं के जो धर्म है, स्थल है, मंदिर है, कथाकार है, वो स्त्रियों का शोषण कर रहे हैं। इस तरह की बातें करके समग्र हिंदू समाज को बदनाम करने का ये जो कुकृत्य किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति का खत्म करने का एक षड्यंत्र है। ये सब लोग पाकिस्तान के टीवी के हीरो हैं। क्या किस धर्म के अंदर छेड़छाड़ नहीं हो रही है? किस धर्म के अंदर ऐसी घटनाएं नहीं घट रही हैं? लेकिन आज बदलता हुआ भारत है और बदलते हुए भारत में इस प्रकार के बोलने वालों को जनता सबक सिखा रही है। जो कथावाचक के समय और मंदिरों को शोषण का स्थान बताया, यह आम आदमी पार्टी के चरित्र में ही है, यह अरविंद केजरीवाल के ही नेचर में है, तभी तो उनके नेता इस प्रकार से बात करते हैं। और ये कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल जी की स्ट्रेटेजी भी होती है। हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को बचाए रखना वो हिंदू का काम है। गोपाल इटालिया अभी जो पक्ष के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी पूरी पक्ष की मानसिकता हिंदू विरोधी है। और आइए अब आपको बता रहा हूं कि आखिर क्यों ये गालीबाजी शुरू हो गई है, क्यों अपशब्द शुरू हो गए हैं। दरअसल चुनाव में जब जीतना मुश्किल हो तो गाली एक सहारा बन जाता है। लेकिन मोदी और हिंदुओं को गाली देकर किसका वोट हासिल करना चाहते हैं केजरीवाल के नेता? मोदी को गाली देंगे तो कौन वोट देगा, यह सोचने वाली। गुजरात में दिसंबर में दरअसल विधानसभा चुनाव होने हैं और केजरीवाल की गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी कई रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। दरअसल गुजरात विधानसभा में देखिए 182 सीट है, 182 सीट्स। 2017 के चुनाव में बीजेपी को मिली थी 99 सीट, कांग्रेस को मिली थी 77 सीट। अब एंट्री हो रही है केजरीवाल एंड पार्टी की। आम आदमी पार्टी को तब एक भी सीट नहीं मिली थी और बीजेपी को मिले थे 49% वोट, 49%। कांग्रेस को 41% वोट। अब केजरीवाल की एंट्री से क्या होगा? केजरीवाल को और उनकी पार्टी को इतने कम वोट मिले थे कि बताया जाता है नोटा से भी कम थे वोट। और अब केजरीवाल की जो एंट्री है, सवाल यह है कि क्या गाली से वोट मिलेंगे? मोदी को गाली और हिंदू धर्म को गाली देने पर लोग क्या कह रहे हैं? क्या वो वोट देंगे ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को? जरा सुनिए लोगों को। कांग्रेस ने भी खूब गाली दी, सपा ने दी, बसपा ने दी, सबने गालियां दी। आज उनका सफाया हो गया। अगर हिंदुओं को गाली दी जाएगी, हिंदुत्व को गाली दी, सनातनियों को गाली दी जाएगी, मोदी जी को गाली दी जाएगी, तो सारी पार्टी को सफाया हो जाएगा। जो भी गाली दे रहे हैं उनका सफाया निश्चित है गुजरात में। यहाँ आज नोट कर लीजिए। वो प्रधानमंत्री ना कि हमारे हैं, पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं। 140 करोड़ की जनता ने उनको लोकतांत्रिक तरह से चुन के भेजा है, तो उनको गाली देना तो ये उचित नहीं है जहाँ तक। और रही बात हिंदुओं की आस्था से खेलने का या उनको गाली देने का, तो ये तो जनता उनको आगामी चुनावों में जवाब देगी। देखिए, निश्चित रूप से ये मानना तय है कि विश्व के सर्वोपरि नेता, जिसको पूरे विश्व ने माना है कि भारत के प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी,
इस देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ विश्व के सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेता हैं, पॉपुलर, जो इन्होंने सेवा करी है देश की, और ऐसे व्यक्तित्व को गाली देना, इसका मतलब वो भारत का अपमान कर रहे हैं। मोदी जी को गाली बकना है और हिंदू समाज को अपमानित करना है। इसके अलावा विपक्ष के पास कोई बात नहीं, क्योंकि 70 सालों में इन्होंने कभी आज तक लगभग 70-75 सालों में इन्होंने कभी कोई कुछ काम तो किया नहीं है कि जब अपने काम के दम पे ये वोट मांगेंगे। और हिंदू समाज को गाली बको, जिससे एक विशेष वर्ग आपकी तरफ आकर्षित होगा, उनका वोट इनको सिर्फ चाहिए होता है, सिर्फ, और कोई इनकी मानसिकता नहीं है। हिंदुओं को गाली दी जा रही है तो ये एक संकीर्ण सोच का प्रतीक है। इनको ना तो जनता के द्वारा वोट प्राप्त होगा, न जनता के द्वारा इनको स्वीकार किया जाएगा। विपक्ष को इसमें सोचना चाहिए, जो मोदी जी को गालियां दे रहा है वो अपने कॉलर में झांक करके देखे कि मोदी जी के लिए वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। हिंदुओं को जो गाली दे रहा है, हमारे ख्याल से इसमें कोई आम आदमी नहीं है, इसमें विपक्ष का हाथ है। और आइए अब आपको मैं बताने जा रहा हूं और एक हकीकत दिखाने जा रहा हूं, पहले आपने कहीं नहीं देखी होगी। दीजिए प्रधानमंत्री मोदी को गाली, जी भर के दीजिए, लेकिन अब जो मैं आपको आंकड़े दिखाने जा रहा हूं वो ये बताएंगे कि मोदी को जब जब गाली दी गई, मोदी को जिसने जिसने गाली दी, वो कभी चुनाव नहीं जीत पाया। देखिए जरा कैसे ये आंकड़े आपको खुद चौंका कर रख देंगे। सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं, देखिए 3 नेता खड़े, बड़े नेता, इधर प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं, राहुल गांधी खड़े हैं और उनके बगल में मणिशंकर अय्यर खड़े हैं। 2007 से शुरुआत करते हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने थे। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को मौत का सौदागर कहा था 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव। तब गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। सोनिया का बयान कांग्रेस को बैकफायर कर गया और इतना बैकफायर नतीजा आया तो बीजेपी ने चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। बीजेपी को 117 सीटें मिली और कांग्रेस को मिली 59। एक और बयान देखिए। गुजरात चुनाव के बाद आइए लोकसभा चुनाव में 2014 में लोकसभा चुनाव हुए। मणिशंकर अय्यर ने ऐसे ही विवादित बयान दिया और गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे, यह कहा था मणिशंकर अय्यर ने। उनके लिए चाय बेचने वाले की जगह इंतजाम हो सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी को मणिशंकर अय्यर ने उस वक्त भी नीच कहा था, आपको याद होगा। नतीजा क्या हुआ? 14 में बीजेपी की शानदार जीत हुई और इतना ही नहीं, 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 282 सीट्स, 282 सीट मिली। प्रधानमंत्री यही कहते हैं, जितना कीचड़ आप उनके ऊपर फेंकेंगे, जितना कीचड़ फेंकेंगे उतना ही कमल खिलेगा। 10 साल सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस को सोचिए कितनी सीटें मिली थी, 44 सीट। इससे बुरी हाल कांग्रेस की कभी नहीं हुई। गुजरात विधानसभा चुनाव 2017 की बात करते हैं। 3 साल बाद मणिशंकर अय्यर ने फिर एक बड़ी गलती कर दी। वो गलती यह थी कि प्रधानमंत्री मोदी को नीच किस्म का आदमी बता दिया 17 में। मणिशंकर अय्यर के बयान पर जमकर बवाल हो गया। नतीजा यह हुआ कि 99 सीटों के साथ बीजेपी की फिर सरकार बन गई। कांग्रेस को सिर्फ 77 सीट पर जीत हासिल हुई। अब जो केजरीवाल के नेता है वो दूसरे मणिशंकर अय्यर हो सकते हैं केजरीवाल के। 17 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव था और राहुल गांधी ने तब विवादित बयान दे दिया। राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा मोदी पर जवानों के खून की दलाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने। नतीजा यह हुआ 28 साल बाद यूपी में बीजेपी की सत्ता में वापसी हो गई। सोचिए जरा, ये ऐसे ही नेता हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को और मजबूत कर रहे हैं। अखिलेश के साथ गठबंधन के बावजूद करारी हार मिली। सोचिए, राहुल गांधी को मोदी को चौकीदार चोर 2019 में कह रहे थे, हर मंच से चिल्ला रहे थे और लोगों से भी कहलवा रहे थे। और मोदी को चौकीदार चोर कहना इतना मुश्किल पड़ गई कि राहुल के बयान पर जमकर हंगामा हुआ, कोर्ट कचहरी तक हो गया। सुप्रीम कोर्ट में राहुल को माफीनामा दायर करना पड़ गया क्योंकि राहुल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कही है ये बात। नतीजा, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार और लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। बीजेपी को 303 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसका क्रेडिट आप ऐसे नेताओं को भी जरूर दीजिए। कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें मिली
और राहुल गांधी की तो अपनी अमेठी में भी शिकस्त मिल गई, इससे करारी हार हो नहीं सकती। तो ये नेता कब सीखेंगे कि मोदी को गाली देते रहेंगे? मोदी कहते हैं मैं ऐसे ही और मजबूत बनता रहूंगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर ऐसी है, जम्मू कश्मीर के नेता छटपटा रहे हैं, परेशान हाल हैं। उन्हें लग रहा है कि अब सियासत बंद, अब उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, शटर डाउन। तो जम्मू झांकी है, कश्मीर बाकी है। कैसे, ये आपको बताऊंगा। इन सब नेताओं को नींद नहीं आ रही। जब से इन्होंने खबर सुनी है, दिन का चैन और रात की नींद खत्म हो गई है। ये क्यों? क्योंकि दरअसल बाहर से जो लोग आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उन्हें भी अब वोटिंग राइट दे दिया गया। अब तक सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग ही वोट कर सकते थे, बाहर वाला कितने दिन भी रहता रहे उसे वोट नहीं करने दिया जा सकता था। लेकिन अब देखिए, बाकायदा ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस से ये लेटर आया है जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ। आपको बताऊंगा कौन लोग वोट दे सकते हैं, कहां के लोग वोट दे सकते हैं। जरा पहले रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर समझने वाले नेताओं के पैरों तले अब जमीन खिसक गई। महबूबा से उमर तक को अपनी सियासी दुकान बंद होने का डर सता रहा है। अब बाहरी लोग भी जम्मू कश्मीर में वोट दे सकेंगे, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के लोग जो जम्मू में काम करते हैं वो भी अब वोट कर पाएंगे। और इसी खौफ ने जम्मू कश्मीर के नेताओं की नींद उड़ा दी है। सिर्फ मुस्लिम वोटों के दम पर जम्मू कश्मीर में दशकों तक राज करने वालों की सियासत खत्म होने वाली है। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के नेताओं को यह झटका बहुत जोर का लगा है। कैसे हुआ? यह है अब कि जम्मू की जो उपायुक्त अवनी लवासा है, उनका फैसला है कमिश्नर का, जम्मू में रह रहे बाहरी लोगों को यह सबसे बड़ा तोहफा मिला है। 1 साल से ज्यादा समय से जितने लोग रह रहे हैं उन सबको फायदा है। आप अगर कभी जम्मू कश्मीर गए हो तो वहां आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो दुकानों में काम करते हैं, जो दुकानों के अलावा खेतों में काम करते हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं, जो यूपी के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। ऐसे बहुत से लोग आपको वहां मिलेंगे जो रह तो रहे, लेकिन अब तक उनके पास वोटिंग राइट नहीं था। अब क्या होगा? 1 साल से भी जो रह रहा है वो वोट दे सकता है। अब जम्मू में उन्हें वोटिंग का अधिकार मिलेगा। इसकी शुरुआत हो रही है जम्मू से। जो लोग जम्मू में रहते हैं अभी, उन्हें ये वोटिंग राइट मिलेगा। नए वोटर के रूप में रजिस्टर किया जाएगा ऐसे लोगों को। तहसीलदार आवास प्रमाण पत्र जारी कर पाएंगे इनका। जरूरी फील्ड वेरिफिकेशन के बाद इनका प्रमाण पत्र जारी होगा। यानी आपके पास वहां का डॉक्यूमेंट होगा नहीं, जो लोग वहां रह रहे हैं यूपी और बिहार के हैं, तो फील्ड में जो लोग हैं वो आपके लिए इंक्वायरी करेंगे कि आप वाकई कब से रह रहे हैं, और उसके बाद आपका वोटर आईडी वहां से बनेगा। अगले साल जम्मू कश्मीर में दरअसल विधानसभा चुनाव है और 1 महीने में पूरी वोटर लिस्ट तैयार होने की संभावना है। तो नए वोटर लाखों में होंगे जो जुड़ेंगे, इसलिए वोटर लिस्ट में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आइए अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इसका सीधा फायदा उन्हें मिलेगा जो जम्मू कश्मीर में रहे तो बहुत वक्त से रहे, लेकिन आज तक वोट देने का नंबर नहीं आया है, वो अपना नेता नहीं चुन सके। अब उन्हें भी अधिकार मिलेगा। लेकिन उन लोगों को बताऊं डॉक्यूमेंट क्या क्या देने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जो वो देकर अपना आईडी कार्ड, वोटिंग आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। 1 साल के लिए पानी, बिजली या गैस कनेक्शन हो, आधार कार्ड हो, और राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक, पोस्ट ऑफिस की पासबुक अगर आपके पास है, भारतीय पासपोर्ट अगर आपके पास है, जमीन के मालिकाना हक का, किसान बही समेत राजस्व विभाग का रिकॉर्ड अगर आपके पास है, अगर किराएदार हैं तो रजिस्टर्ड रेंट या लीज डीड आपके पास होगी, अगर खुद का घर है तो सेल डीड आपके पास होगी। इस तरह के दस्तावेज अगर हैं तो आपका वोटर आईडी बन जाएगा। लेकिन बहुत परेशान है, महबूबा मुफ्ती परेशान है, गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी बनाई है, उन्हें भी यह फैसला अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अगर दूसरे वोटर आ गए तो फिर इनकी सियासत खत्म। सुनिए जरा। 370 हटाने के पीछे जो मंशा है बीजेपी की, वो बहुत ही नाजायज है, क्योंकि ये जो इस वक्त हो रहा है कि बाहर के वोटर को, जिसको भी आधार कार्ड होगा या जिसके पास अगर उसका घर भी नहीं होगा, उस स्पॉट पे ले जाएंगे उसको जहां पर वो
खड़ा होता होगा, रहता होगा, तो उसको भी वोट मिलेगा। इसका बिल्कुल ये मतलब है कि जो वोटर है जम्मू कश्मीर का, उसके वोट की कीमत को ख़त्म कर देना। पहले इन्होंने डिलिमिटेशन से कॉन्स्टिट्यूंसियों को इस तरह से किया कि बीजेपी को फ़ायदा हो जाए, मगर अब चूंकि इनको लगता है उसके बावजूद जम्मू के लोग इनके खिलाफ हो गए हैं, जम्मू के लोगों को समझ आ गई है कि बीजेपी उनका इस्तेमाल करती है अपने इलेक्शन के मकासद हासिल करने के लिए, तो इसलिए अब उन्होंने ये वोटर जो है इसका एक कानून बनाया है जो कि मुल्क में कहीं भी नहीं है। वोट के बारे में हमारी पॉलिसी है कि जितने भी ऑनरेबल लोग बाहर के हैं उनको तो वोट देना नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर में यहाँ की एक अहमियत हमेशा रही है कि सिर्फ लोकल वोट देने चाहिए और लोकल वोटर्स को ही, वो चाहे वो कश्मीर में है या जम्मू में है, उनको देने का लोकल वोटर्स को ही हक होना चाहिए। और तो कश्मीरी नेताओं को ये सियासत अब गले नहीं उतर रही है, ये फैसला गले नहीं उतर रहा है। देखिए जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कह रही है, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की पार्टी, हम केंद्र सरकार के इस कदम का विरोध करते हैं। बीजेपी को चुनाव से डर लग रहा है। सोचिए, हाय तौबा खुद मचाए हैं और कह रहे हैं चुनाव से बीजेपी को डर लग रहा है। बीजेपी को पता है कि वो चुनाव हारेगी। बीजेपी 25 लाख नए वोटर जोड़ना चाहती है। जम्मू कश्मीर की जनता बीजेपी को सबक सिखाए, बैलेट बॉक्स के जरिए वोटिंग कर बीजेपी को हराए। महबूबा मुफ्ती कह रही है चुनाव आयोग के नए फैसले से एक बात साफ है कि जम्मू में औपनिवेशिक परियोजना की शुरुआत है। इस फैसले से डोगरा संस्कृति को झटका लगेगा, रोजगार और व्यवसाय पर भी असर होगा। जम्मू कश्मीर को बांटने की कोशिश को नाकाम करना होगा। हमारी रक्षा तभी संभव होगी जब हम सामूहिक लड़ाई करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बाहर का जो वोटर है उसे जब वोटिंग राइट मिल जाएगा, यानी अगर आप यूपी के हैं, आप एमपी के हैं, आप बिहार के हैं और आपको जम्मू कश्मीर में वोटिंग राइट मिल जाएगा, तो उनका कहना है यहां का कल्चर बदल जाएगा, कल्चर खराब हो जाएगा। सोचिए जरा, यही महबूबा मुफ्ती सांसद होकर दिल्ली में रहती हैं, तब ये कल्चर खराब करने की बात नहीं करती। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला दिल्ली में रहते हैं, प्रॉपर्टियां खरीदते हैं, तब कल्चर खराब करने की बात नहीं होती है। लेकिन यहां का आदमी वहां अगर जमीन ले ले या वोटिंग राइट मिल जाए तो संस्कृति गड़बड़ाने का डर सताने लगता है। आइए अब आपको मैं सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा बीजेपी के नेता रविंद्र रैना क्या कह रहे हैं और कविंद्र गुप्ता क्या कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर नए वोटर्स की रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया चल रही है वो बिल्कुल संविधान के अनुसार चल रही है। हमारे देश का संविधान ये कहता है कि देश का कोई भी नागरिक जिस स्थान पर लंबे समय से रह रहा है वहां की मतदाता सूचियों में वह अपना नाम जोड़ सकता है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता दुष्प्रचार कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उनके विपरीत जम्मू कश्मीर के अंदर उपद्रव और षड्यंत्र करने की साजिश कर रहे हैं। वोटर बनाने का सवाल है, हमें यह समझना चाहिए कि जो पूरे देश में रूल्स हैं उसी रूल्स के आधार पर इन वोटर्स की पंजीकरण किया जा रहा है। नंबर 2, विपक्षी शायद धारा 370 के वो उस समय में जी रहे हैं जो रूल पूरे भारत में लागू होता है, उसी आधार पर इसको जो ऑर्डर है वो किया गया है। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर ये जम्मू कश्मीर के नेता डरे क्यों हैं, घबराए क्यों हैं, ये गुपकार लॉबी को खौफ किस बात का है। तो देखिए ये है इनके डर की वजह। ये देख रहे हैं पूरी टोली बैठी है, जैसे ही दिल्ली में कोई एक्शन होता है ये सब परेशान हो जाते हैं, इवनिंग टी शुरू हो जाती है। जम्मू कश्मीर में बदलाव से गुपकार गैंग सबसे ज्यादा परेशान। अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार का ही दरअसल अब तक दबदबा रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में। अब्दुल्ला परिवार के घर का सदस्य 6 बार मुख्यमंत्री बना है, सोचिए, इन्हीं की ठेकेदारी है पूरी जम्मू कश्मीर में अब तक रही। मुफ्ती परिवार के सदस्य 3 बार जम्मू कश्मीर के सीएम बने, बाकी दूसरा कोई नहीं। सत्ता के लिए लोगों को मताधिकार से वंचित किया इन्होंने अब तक। जम्मू कश्मीर में आज तक कोई गैर मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बना है, ये चाहते भी नहीं। जब जम्मू कश्मीर में लोगों को अधिकार मिल रहे हैं, सोचिए देश का राष्ट्रपति की बात हो या किसी और पद की बात हो तो ये कहते हैं कि मुसलमान उस पद पर क्यों नहीं आए आज तक, और सवाल करते हैं
खुद सीएम आज तक जम्मू कश्मीर का कोई गैर मुस्लिम क्यों नहीं बना, सवाल एक ये भी बुनियादी है। बाहर से बसे मजदूर बेटियों को अधिकार दिए गए और इसलिए दोनों परिवारों को सत्ता खोने का डर सता रहा है। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव का ऐलान संभव है। अब इन्हें डर लग रहा है चुनाव होगा, नए वोटर आ जाएंगे तो इन्हें वोट देंगे नहीं तो फिर ये हार जाएंगे, सीएम कैसे बनेंगे। अब तक तो हमेशा जिंदगी भर मुख्यमंत्री रहे, राज किया है, बड़े बड़े कोठियां और घर बनाई हैं। पहले ही जम्मू कश्मीर में परिसीमन हो चुका है आपको बताऊं, और जम्मू क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें बढ़ा दी गई। कहां बढ़ाई गई हैं? जम्मू में। पहले कश्मीर का दबदबा होता था, कश्मीर में सीटें इतनी होती थी कि ये लोग कश्मीर में ही इतनी सीटें जीत जाते थे कि सीएम बन जाते थे। अब बिना जम्मू के चलेगा नहीं। अब जम्मू क्षेत्र में 43 विधानसभा सीटें हो गई हैं और कश्मीर में 47 है, सिर्फ 4 ज्यादा, और उन चारों में 4 ज्यादा है और लड़ना इन्हें कश्मीर में सबको है अलग अलग। तो बनेगा सीएम कौन? जम्मू और कश्मीर को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है अब, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, बार बार दोहराते रहे हैं कि इन परिवारों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया है। सुनिए जरा। 3 पीढ़ी पर से यहां पर कब्जा जमा के बैठे हुए अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार को कहना चाहता हूं, ये मोदी है, न बिकता है, न डरता है, न झुकता है। जम्मू कश्मीर के वंशवादी परिवार चाहे जितनी कोशिश कर लें, मोदी उनके सामने दीवार बनकर के खड़ा है। 75 साल तक आपके 3 परिवारों ने यहां शासन किया, उन्होंने क्या किया उसका हिसाब जरा बाद में करना। 370 जाने के पहले 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार था, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी परिवार। और अब मोदी जी ने लोकतंत्र को गांव के पंच, सरपंच, बीडीसी और जिला पंचायत तक पहुंचाकर 30,000 लोगों को जोड़ने का काम किया है मित्रों, 30,000 लोग। अब जरा सोचिए ये सब कैसे हो गया? एक दिन में नहीं हुआ, एक दिन में हो भी नहीं सकता था। 370 दरअसल हटने के बाद ये तब्दीली कश्मीर में आ पाई। देखिए जरा 370 हटने के बाद क्या हुआ, अब सोचिए इससे पहले क्या होता था। ये आप देख रहे हैं 370 हटाया गया, तिरंगा ही जम्मू कश्मीर का झंडा हो गया। उससे पहले 2 झंडे होते थे, कश्मीर का अलग और तिरंगा अलग। भारत का पूरा संविधान लागू हुआ, इससे पहले पूरा संविधान लागू नहीं होता था। दोहरी नागरिकता खत्म हुई, पहले इनके नागरिकों के पास 2 नागरिकता होती थी। बाहरी भी अब जमीन खरीद सकते हैं कश्मीर में, पहले कोई बाहर का आदमी जमीन नहीं खरीद सकता था। 34 बाहरी लोगों ने संपत्तियां खरीद ली है कश्मीर में। शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ, पहले यह भी बराबर से लागू नहीं था। बेटियों के अधिकार की रक्षा की गई। होता यह था किसी बेटी ने बाहर शादी कर ली कश्मीर के तो जमीन पर पिता की जमीन, पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार खत्म। लेकिन 370 हटने के बाद दूसरे राज्यों में शादी करना आसान हो गया। पहले कश्मीर से बाहर शादी भी नहीं करते थे। बेटी के पति भी स्थानीय निवासी अब माने गए हैं और कुल 890 केंद्रीय कानून लागू किए गए। ये सेंट्रल लॉज पहले कश्मीर में लागू नहीं थे। 2105 प्रवासी कश्मीर घाटी वापस लौट आए हैं। पब्लिक सेक्टर में 30,000 भर्तियां हुई हैं। 70 साल में 17,000 करोड़ का निवेश हुआ था, सोचिए जरा। लेकिन 370 हटने के बाद 38,000 करोड़ का निवेश हुआ सिर्फ 3 सालों में। 2019 में 2000 पत्थरबाजी के मामले थे और अब पत्थरबाजी की 255 घटनाएं हुई हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए बदला क्या है। पत्थरबाजी में 90% की गिरावट आई है। 2016 से 19 के बीच 4000 आतंकी घटनाएं हुई, यानी 370 हटने से पहले और हटने के बाद 3 साल में 19 से 22 तक 617 आतंकी घटनाएं हुई हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब आप खुद सुनिए कश्मीर के लोगों, वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, वो खुद इस बात को बता रहे हैं कि कश्मीर कितना बदल गया है और कश्मीर अब चाहता क्या है। सुनिए जरा।
सभी बिरादरी को, गुज्जर हो, बकरवाल हो या पहाड़ी हूँ, उनको सबको वेलकम किया है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि जो पहाड़ी है उनको अलग से मिलेगा, लेकिन जो गुज्जर बकरवाल हैं उनकी जो ट्राइबल स्टेटस है उसको नहीं चाहिए। डांस करते करते बताइए, खुशी है और क्या उम्मीद है? सर, हमें इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा खुशी। पहाड़ी कबीला के लिए, पहाड़ी कबीला, पहाड़ी कबीला, पहाड़ी कबीला, पहाड़ी कबीला, पहाड़ी कबीला, पहाड़ी कबीला, अमित शाह साहब जिंदाबाद, अमित शाह साहब, अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह साहब। जब से मेरे इस देश में यारो, जब से मेरे इस देश में यारो, मोदी जी का शासन आया, 70 सालों में जो कर ना सका था, 5 सालों में उसने करके दिखाया। पहाड़ी समुदाय के लिए खुशी का दिन है। हम सब ये चाहते हैं, हम बहुत दूर से ये लोग करना से मेरे भाई, ये बुजुर्ग नौजवान साथी आए हुए हैं, हम ऊड़ी तहसील कमलकोट से आए हुए हैं, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से, हम बड़े खुशियों से आए हुए हैं। सारा जम्मू कश्मीर एक है, जितनी भी कोशिश इंडियन पार्टीज करेंगे पहाड़ियों और गुजरों को लड़ाने की, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। 370 खत्म होने के बाद जहां जम्मू कश्मीर में एक डेवलपमेंट का दौर शुरू हुआ, वही एक पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो गया। ज्यादा से ज्यादा लोग आज मेन स्ट्रीम की तरह, यही पैगाम हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। यहाँ पे महबूबा मुफ्ती जो कहती थी और ये जो 3 परिवार कहते थे कि अगर यहाँ पे तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि यहाँ पे तिरंगे को कंधा तो दूर की बात है, आपको कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा अगर आपकी सियासत इस तरह पहाड़ियों और गुजरों को लड़ाती रही। तू क्यों ढावे मस्जिद मेरी, शायर कहना कि तू क्यों ढावे मस्जिद मेरी ते मैं क्यों ढावा मंदिर नू, आजा दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नू। मैं सबसे पहले तो मोदी जी का और हमारे अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें यकीन दिलवाया कि हमें जो है पहाड़ी स्टेटस वो दिलवा कर रहेंगे। आज अमित शाह जी ने इस बात को क्लियर किया है कि गुजरों बकरवालों का जो अधिकार है उनके पास रहेगा, पहाड़ियों को उनका अधिकार मिलेगा। सबका साथ और सबके विकास की बात जो है आज उन्होंने करके दिखाई है। ये जम्मू कश्मीर के लोग हैं और मैं दावे से कह सकता हूं, एक आदमी का बयान, एक शख्स के बयान को सुनकर महबूबा मुफ्ती को अच्छा नहीं लगा होगा, किसी को सुनकर ना महबूबा को अच्छा लग रहा होगा ना उमर अब्दुल्ला को। बस यही है कश्मीर में बदलाव की आहट। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, मोदी को मिले गिफ्ट की नीलामी हुई। आज नीलामी का आखिरी दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में हो, राज्य में जाएं, विदेश जाएं, उन्हें बहुत से तोहफे मिलते हैं, बहुत से गिफ्ट मिलते हैं पीएम मोदी को। और अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कलश दिया गया। ये वो तस्वीर देख रहे हैं आप, उन्हें ये तोहफे में मिला था, इसकी भी नीलामी हो गई। आइए अब आपको बताता हूं प्रधानमंत्री को जो गिफ्ट मिले, कौन कौन से गिफ्ट हैं जिनकी नीलामी हो गई है। देखिए जरा, पीएम मोदी के दिल के बहुत करीब अयोध्या और राम मंदिर। 27 फरवरी 2022 को पीएम मोदी का बस्ती और देवरिया में कार्यक्रम था और इसी दौरान मंच पर पीएम मोदी को राम मंदिर का मॉडल गिफ्ट दिया जा रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो गिफ्ट है, इस गिफ्ट की भी नीलामी हुई है। प्रधानमंत्री को जो तोहफा मिला है, इस तोहफे की भी नीलामी हुई है। पीएम को मिले तोहफे की नीलामी में राम मंदिर का यह मॉडल रखा गया। लोगों के लिए यह मंदिर आकर्षण का केंद्र रहा। आपको बताऊं, यह जो तोहफा था लकड़ी का, यह एक मॉडल था। अयोध्या मंदिर दर्शाता है मॉडल, राम जन्मभूमि पर बने मंदिर का मॉडल है ये। इस मॉडल में मंदिर 3 मंजिल में दिख रहा है। इसमें गर्भगृह और खंड में 5 मंडप बने हुए हैं। छोटे नारंगी त्रिकोणीय झंडे संरचनाओं को बनाया गया है। नीलामी में इस मॉडल की बेस प्राइस आपको बताऊं, 16,200 रुपए इसकी बेस प्राइस रखी गई थी। 16,200 रुपए से इसकी नीलामी शुरू हुई और आखिर तक ये 16,200 रुपए से जो शुरू हुआ था, 1,09,000 रुपए तक इसकी नीलामी पहुंची और 1,09,000 रुपए में ये बिक गया। 13 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया था और इसी दौरान योगी ने पीएम मोदी को काशी कॉरिडोर का एक मॉडल गिफ्ट किया था। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, नीलामी के दौरान काशी कॉरिडोर भी लोगों को खूब भाया। कॉरिडोर का
लकड़ी पर बना एक लेजर कट मॉडल है जो आप देख रहे हैं। मॉडल स्पष्ट रूप से मंदिर परिसर को दर्शाता है। इसमें छोटे मंदिर की एक श्रृंखला नजर आ रही है। मंदिर में शिवलिंग चांदी की वेदी में रखा हुआ है और मुख्य मंदिर दूसरे मंदिरों से घिरा दिख रहा है। परिसर में काल भैरव, विष्णु, गणेश के मंदिर हैं। इस मॉडल की जो बेस प्राइस थी वो 16,200 रुपए रखी गई थी। नीलामी में अधिकतम बोली 73,000 के पार पहुंच गई। नीलामी के दौरान तमाम गिफ्ट के बीच प्रधानमंत्री मोदी को निखत जरीन ने दरअसल ग्लव्स दिए थे, बॉक्सिंग ग्लव्स। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम 2022 के दौरान भारत का डंका बजाने वाली भारत लौटी टीम ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और यह मुलाकात पीएम मोदी की आवाज पर हुई थी। इसी दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पीएम मोदी को कुछ खास तोहफे दिए थे, जिसमें निखत जरीन ने उन्हें बॉक्सिंग ग्लव्स और हिमा ने पारंपरिक असमी गमछा उपहार में दिया था। नीलामी के दौरान निखत के दिए हुए ग्लव्स काफी आकर्षण का केंद्र है, जिसकी शुरुआती कीमत 5 लाख रुपए रखी गई थी। इन ग्लव्स की कीमत जो बेस प्राइस से कई गुना तक पहुंच गया। आइए अब मैं आपको बताता हूं दरअसल प्रधानमंत्री के जो गिफ्ट्स हैं, जो तोहफे हैं, इनकी नीलामी कैसे होती है, आप कैसे खरीद सकते हैं और इसके जो पैसे जुटाए जाते हैं, पैसों का क्या होता है, ये आप देख रहे हैं। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले तोहफे। ये जो नीलामी, ये नीलामी फिलहाल ऑनलाइन हो रही है, आपको बताऊं। और प्रधानमंत्री पीएम प्रधानमंत्री mementos.gov.in इस पर यह नीलामी हो रही है और इस साल प्रधानमंत्री मोदी को 1200 गिफ्ट मिले हैं। दरअसल पीएम कार्यालय ने बेस प्राइस इसका तय किया हुआ था। कीमत 100 रुपए से लेकर 50 लाख तक थी। बेस प्राइस के ऊपर बोली लगाई गई। कुछ गिफ्ट्स लोगों को काफी पसंद आए और बेस प्राइस से 10 गुना ज्यादा तक कीमत मिली है इन तोहफों की। प्रधानमंत्री को मिले पगड़ी, जैकेट तक सब बिक गए हैं। 2018 में पहली बार इन गिफ्ट्स की नीलामी की गई थी। नीलामी का फंड तब स्वच्छता मिशन में लगाया गया था और इसके बाद 2019 में 2,772 जो गिफ्ट मोदी को मिले थे उनकी नीलामी की गई। 2020 में कोरोना के चलते नीलामी दरअसल नहीं हो पाई थी। 2021 में 2700 तोहफे जो मोदी को मिले उनकी नीलामी की गई। अब नीलामी 17 सितंबर से चल रही थी और सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक इसकी बोली लगाई गई। आज शाम 6 बजे नीलामी खत्म हो गई है और नीलामी से जो फंड मिला उसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा। आइए अब आपको बताता हूं मैं कि बहुत से और भी तोहफे हैं जिनकी नीलामी हुई, उनका बेस प्राइस क्या था और कितने में बिके हैं। देखिए जरा, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कौन कौन से वो गिफ्ट्स थे। ये आप देख रहे हैं, ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मॉडल जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है और इसकी अधिकतम बोली लगी, इसका बेस प्राइस था 7,600 और अधिकतम बोली लगी 64,200 का बिका है। ये आप दूसरा देख रहे हैं, मोदी को तोहफे में एक शंख मिला था। इसका बेस प्राइस था 4,400 रुपए और इसकी अधिकतम बोली लगी 80,100 रुपए। ये अगला आप देख रहे हैं, गिफ्ट में मिला था स्वर्ण मंदिर प्रधानमंत्री मोदी को। इसका बेस प्राइस था 19,400 और इसकी बोली लगी 85,500 यानी 85,500 का ये बिका है। और इन जो पैसा जुटाया गया है इसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री तब से कर रहे हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब उन्हें तोहफे में मिलते थी चीजें तो उसे इसी तरह से नीलाम करके उसके पैसों को जनहित में इस्तेमाल करते थे। आज की एक और दर्दनाक खबर है, बड़ी खबर है। 2 शव और उनके 56 टुकड़े कर दिए गए। 56 टुकड़े। ये 2 महिलाओं को आप जो देख रहे हैं, ये 2 महिलाएं, न सिर्फ इनकी हत्या की गई, इनके शव के 56 टुकड़े कर दिए गए। सोचिए कौन होगा ऐसा नरभक्षी। जानते हैं क्यों मारा गया इन्हें? सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ दौलत के लिए इन्हें मारा गया। आरोपी जो मारने वाले उनकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। ये वो शख्स हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। शर्म आएगी ये सुनकर आपको, ये पेशे से डॉक्टर हैं ये और उनकी पत्नी जिन्होंने इन दोनों महिलाओं की हत्या की। रिपोर्ट देखिए जरा, उसके बाद बताऊंगा कैसे इनकी हत्या की गई। देश के सबसे खूबसूरत प्रदेश से सबसे खौफनाक तस्वीर सामने आई है। यहां 2 महिलाओं की हत्या कर 1-2 नहीं
शव के 56 टुकड़े कर दिए गए। बताया जा रहा है कि एक डॉक्टर को रईस बनना था, इसलिए तांत्रिक के कहने पर 2 महिलाओं की बलि दे दी। तस्वीरें और घटना इतनी खौफनाक है कि किसी की भी रूह कांप जाए। महिलाओं की बलि देने के बाद शवों के टुकड़ों को खाने का भी शक गहरा गया है। सवाल यही है कि पैसों के लिए कोई नरभक्षी भी बन सकता है। और आइए आपको बताने जा रहा हूं किस बेरहमी से, किस बर्बर तरीके से इन दोनों महिलाओं की हत्या की गई है। ये देखिए जरा, ग्रिड हटाइए। केरल में 2 महिलाओं की बलि दी गई। तस्वीरें आप दोनों महिलाओं की देख रहे हैं। पहले महिलाओं को रस्सी से बांधा गया, इन दोनों महिलाओं को, फिर इनका गला रेत दिया गया, गला रेत कर हत्या की गई। शवों के 56 टुकड़े कर दिए गए, फिर शवों को दफना दिया गया उन टुकड़ों को। आरोपियों को भरोसा था ऐसा करने से धन मिलेगा, पैसा मिलेगा। डॉक्टर, उसकी पत्नी और तांत्रिक पर यह आरोप लगा है। डॉक्टर भगावल आर्थिक तंगी से दरअसल परेशान था और पत्नी ने तांत्रिक शफी से संपर्क किया। तांत्रिक का नाम है शफी। शफी ने राय दी कि बलि ले लो तो रईस हो जाओगे। उसने कहा मानव बलि देने से धन मिलेगा। 2 महिलाओं की बलि देने को कहा और शफी ने कहा कि वो महिलाओं की व्यवस्था कर देगा। सोचिए, तांत्रिक ने ही महिलाओं की व्यवस्था की। 2 महिलाओं को पैसों के लालच में फंसाया गया। पहले महिलाओं को केरल के एलंथूर लाया गया और यहीं तंत्र साधना करके इनकी बलि दे दी गई। एलंथूर में दोनों महिलाओं को दफना भी दिया गया। उसके बाद एक लापता महिला के फोन की लोकेशन तिरुवल्ला की मिली दरअसल, और सीसीटीवी फुटेज उसके बाद खंगाला गया। डॉक्टर से संपर्क किया गया जो आरोपी है, तब पता चला कि हुआ क्या है। पूछताछ में डॉक्टर और उसकी पत्नी ने पूरे राज खोल दिए। पुलिस ने डॉक्टर भगावल, पत्नी लैला को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने तांत्रिक शफी को भी अरेस्ट कर लिया है। तांत्रिक शफी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। डॉक्टर भगावल को सीपीएम का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। लेफ्ट लॉबी खामोश है, लेफ्ट लॉबी खामोश है, जुबानें सिल गई हैं। अब बीजेपी ने घटना को लेकर सीपीएम सरकार पर सवाल उठाए हैं। इस मामले में आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो तांत्रिक की तस्वीर जिसने इन दोनों महिलाओं की हत्या करवाई। न सिर्फ हत्या करवाई बल्कि 56 टुकड़े भी करवाए। यह है वो तांत्रिक, नाम है इसका शफी। इसने इन महिलाओं की हत्या करवाई और डॉक्टर से कहा कि बलि देने से, नर बलि देने से तुम मालामाल और पैसा आ जाएगा तुम्हारे पास। देखिए अब कैसे क्या बेरहमी की है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बलि देने के मामले में शव के टुकड़े खाने का शक है। जी हां, पुलिस को शक है न सिर्फ इन्होंने 56 टुकड़े किए बल्कि उन टुकड़ों को खाया भी है। आरोपियों ने दोनों महिलाओं की छाती काट दी थी। पुलिस कमिश्नर सीएच नागराजू ने इस बात का खुलासा किया। महिला रोसेलिन पद्मा को बांधकर मार डाला, पुलिस का कहना है। फिर शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए गए और ऐसा लगता है आरोपियों ने शरीर के कुछ हिस्से खाए हैं। पुलिस का कहना है मुख्य आरोपी तांत्रिक शफी मनोरोगी प्रतीत होता है। अब पुलिस ये कह रही है शफी फेसबुक पर ऐसे लोगों को ढूंढता था और जो दरअसल पैसों की समस्याओं से जूझ रहे हो, फिर उन्हें नरबली देने का सुझाव दिया करता था। ये शफी बलि देने के साथ ही मानव तस्कर भी था और बलि के लिए वो लोगों को बहला फुसला कर लाता था। शफी पर 75 साल की महिला से रेप का आरोप भी लगा हुआ है। क्या शफी ने महिलाओं को यौन शोषण भी किया था? पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, इस मामले की जांच पुलिस अभी कर रही है। तो आइए अब आपको सुनवाऊंगा। तांत्रिक शफी पर पहले से 8 मामले दर्ज हैं। सुनिए जरा पुलिस कमिश्नर इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं। Further investigation revealed that a person called Shafi, he is from Ernakulam district only, he cheated her and promised her some financial help and took her to Patharamthitta Aranmula area, and he offered this lady as a human sacrifice to a couple, a 68-year-old man and a 59-year-old wife. All these 3 people together conducted a human sacrifice ritual and have killed this woman. It's a very, very gruesome murder because they have cut this body into pieces and buried it in the same backyard of that house.
ये दिल दहला देने वाली घटना है और ऐसे पापियों को ऐसी सजा होनी चाहिए कि सजा के बाद ये संदेश जाए कि दोबारा कोई ऐसी हरकत सोच भी ना सके। पुतिन की दरियादिली अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तस्वीरें दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, एक शेख साहब थे, कौन है ये मैं बताऊंगा, लेकिन रूस में थे और इतना जाड़ा लग रहा था, इतनी ठंड लग रही थी कि पुतिन ने अपना जैकेट उतारा और उतार के, ये देखिए, उतार के शेख को पहना दिया। रूस की सर्दी झेल नहीं पा रहे थे। कौन है ये? छोटे आदमी नहीं है ये, इनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ये कौन है जो शेख थे? ये दरअसल प्रिंस हैं, प्रिंस। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को केवल क्रोध, गुस्से के लिए ही, दुश्मनों के लिए सबसे बड़े दुश्मन है अपने क्रोध को लेकर, लेकिन वो अपने दोस्तों के लिए पूरा ख्याल रखते हैं, यानी दुश्मनों के दुश्मन हैं और दोस्तों के दोस्त हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के शेख बिन जायद के रूस दौरे के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दरियादिली ने सोशल मीडिया पर सबका दिल जीत लिया है। मंगलवार को बेहद गर्म मौसम वाले देश यूएई के शासक शेख मोहम्मद दरअसल अपने परंपरागत लिबास में थे और उस लिबास में मॉस्को पहुंच गए। पुतिन के साथ बैठक के दौरान उन्हें ठंड लगने लगी और इस कदर ठंड लग रही थी कि वो कांप रहे थे। रूस की कड़ाके की ठंड में दोस्त की यह हालत पुतिन से देखी नहीं गई। उन्होंने अपनी जैकेट उतारी, जैकेट उतारकर शेख मोहम्मद बिन जायद को पहना दी। इस पूरी घटना से जुड़ा वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। जो वायरल है, इस वीडियो में नजर आ रहा है कि पुतिन यूएई के शासकों को उनकी कार तक छोड़ने के लिए बाहर भी आए। वीडियो में शेख मोहम्मद पुतिन की जैकेट पहने नजर आ रहे हैं। पुतिन और शेख दोनों ही बेहद खुश नजर आ रहे हैं। यूएई के लोग अब पुतिन को इस दरियादिली के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। इससे पहले शेख मोहम्मद ने यूक्रेन की जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की। पुतिन और यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद दोनों ने देशों के रिश्तों को काफी अहम करार दिया और कहा कि यह क्षेत्र और दुनिया की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। पुतिन ने तेल कटौती पर आलोचना की थी। आई खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और तस्वीर आपको जल्दी से दिखाते हैं जाते जाते, जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। विजुअल दिखाइए आप, क्यों आखिर साथ छोड़ रहा है दिल। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। शिव जी को आप देख रहे हैं। पिछले दिनों मैंने तस्वीरें आपको दिखाई थी इस तरह के हार्ट अटैक की तस्वीरें। अभी भी यह सिलसिला जारी है। देखिए, शिव जी दरअसल मंचन में थे और उसी दौरान हार्ट अटैक आया और वो मंच पर ही गिर गए। इसलिए बहुत जरूरी है ख्याल रखना अपना और अपनों का ख्याल रखना। ये भारत की बात है। मैं इतना ही, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा।